अटेम्प्ट देने से पहले थोड़ा सा प्लानिंग कर लो और मेंस लेवल की तैयारी कर लो, तभी अटेम्प्ट दो। क्योंकि मैंने शुरू के एक दो अटेम्प्ट, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, मैं ग्रेजुएशन के साथ दे दिया था। मैंने इधर बीटेक कंप्लीट किया, सेम ईयर मैंने अटेम्प्ट कर दिया। 11:15 के आसपास मेरे पास कॉल आई है ऑलरेडी, मतलब सर 2022 बैच में एक मेरा जूनियर है, रिलेटिव था, मैंने उसको थोड़ा सा मेंटर किया था, तो वो एसडीएम बन चुका था। उसका एक और अच्छा। फ्रेंड था दिल्ली में तैयारी कर रहा था, तो वो इस बार भी मेंस लिख रहा है, पिछला भी लिखा था। मैं सर उसको बोला भी था, ही एनरोल्ड फॉर ये सब लास्ट ईयर। तो कि वो माँ बाप भी 1-2 साल देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई नहीं हुआ तो शादी करेंगे। और आंसर पॉइंट वाइज दिखना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए और खोजना ना पड़े मुझे। अगर क्वेश्चन में ये चीज पूछा है तो सामने दिख जाए वो, क्योंकि उससे मेरी भी स्पीड बढ़ती है। तो सर मैंने आपका वो सेशन देखा था जो आपने लिया था, ओरिएंटेशन सेशन यूट्यूब पे, तो मुझे सर वो देखते ही समझ में आ गया कि यही चाहिए मुझे। तो ये तो बहुत बढ़िया आंसर लिखे हैं। मतलब एक बार आप सीख गए थे कि अच्छा लिखने का स्टाइल क्या है, फिर तो उसको मास में अप्लाई करना है। तो इट्स बेटर कि मैं जी जी कंटेंट बढ़ा लूँ उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ मैं आंसर्स लिखूं। जी सर, हाँ वही कंटेंट पे मेरा फोकस था, लर्निंग बढ़ जाए, अगर मुझे आ गया है तो मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा वहाँ पे। भाई भाई भाई, क्या गुड हाल इवनिंग है? सर। कैसे हो? बढ़िया है सर, ठीक ही है। अभी भी ठीक ही हैं? अभी तो वाह होना चाहिए। हाँ मतलब सुकून है, अंदर से राहत है साइकिल से बाहर हाँ। निकलने का। हाँ, पिछली बार की कन्वर्सेशन से अब तक तो बहुत कुछ बदल गया। लास्ट टाइम वी फोकस्ड अपॉन स्कूल में बच्चे कहाँ से आएंगे से लेके और क्या करेंगे वहां से लेके अब तक तो बहुत कुछ चेंज हो गया। है ना? यस सर। है ना? यस सर। सर मेंस लिख के आ रहा था, मैं 2 पेपर लिखा था संडे को। हाँ। और शाम को सर 29 में से मोबाइल सामने रखा था और ज्योग्राफी रिवाइज कर रहा था, तो रिवाइज भी नहीं हो रहा था, रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। हाँ, बस सर, हो गया। उसका भी एक अजीब ही मतलब आइडली, वैसे तो खैर आयोग अपने हिसाब से चलता है, उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसलिए उन्होंने उस टाइम पे रिजल्ट दिया। बट मतलब जी हाँ, सर। एग्जाम 1-2 दिन और पहले दे देते तो अपना कुछ काम बच जाता, और तो क्या था कि हाँ पढ़ना कम तो सर पड़ता। दो चीज थी सर ना, एक तो जो भी बच्चे बाहर से गए हैं, दो ही जगह सेंटर है, तो पूरे ऑल ओवर यूपी से बहुत ट्रेवल करके कोई कहीं गया होगा, होटल में बुक किया होगा, उसके बाद रिजल्ट आना, किसी को वापस लौटना, वो बड़ा। बट बट उसमें एक चीज है ना भाई, कि वो तो सिर्फ उन 37 बच्चों के लिए है ना। हाँ ये बाकी भी तो सब सही है। देंगे, मतलब वो तो सिर्फ एसडीएम के जी लिए, सर। और उस 37 में से वापस लिखने वाले मेरे हिसाब से 50% भी नहीं होंगे। नहीं कोई नहीं लिखेगा, मुझे नहीं लगता नहीं 37 में नहीं, जिसका आ गया है। वापस लिखना इन द सेंस किसी का प्री नहीं हाँ हुआ हाँ। होगा, किसी को जी सर। यूपीएससी देना होगा, किसी को कुछ और। तो मतलब हाँ परेशानी की बात तो है। बट मुझे लगता है 20 एक बच्चे ज्यादा परेशान हुए होंगे, जो आप बता रहे हो इसमें 20 बच्चे तो जी परेशान हाँ। हो गए होंगे। 20 हाँ तो हो सर गए ये तो होंगे है। जो यहाँ से गए। बट ठीक है, अब इतना बड़ा पहली बार इतनी बड़ी भर्ती निकालता है आयोग, तो अब 20 तो मतलब अब क्या कर सकते हैं। कुछ तो मतलब मुझे लग रहा है उन्होंने ट्राई किया होगा पहले देने की, क्योंकि पूरी 3 बजे के आसपास में वो मीटिंग डन हो गई थी एक दिन पहले वाली। कहीं तो एक बार ये हाँ रिजल्ट भी निकल जाता है ना, और उसके बाद अगर एक भी गलती हो जाती है तो फिर वो कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं, जैसे यूपीएससी में होता रहता है। तो मेरे को लगता है उस कोर्ट हिसाब में भी। से। हाँ सर, कोर्ट में भी केस चला जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, अटक जाएगा फिर। हाँ, फिर उनको अलग वैकेंसी बना के देनी पड़ेगी, बड़े सारे लफड़े हैं उसके। जी सर। बट चलो ठीक है, इट इज सो नाइस फाइनली कल्मिनेटिंग। कितना साल का होगा? 2013 बता रहे थे ना आप? 13 का सर इंटरव्यू दिया था मैंने ना आपने? सर मैंने पहला मेंस 2012 में लिखा था, जब दो ऑप्शनल होते थे। 14 हाँ फिर। साल हो गए यार। हाँ सच अ तो बिग बीच स्ट्रगल। तो बीच में कुछ चीजें मैंने मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ, थोड़ा सा जॉब भी किया, फिर रिज्यूम किया, तो हाँ हाँ, लंबा मुझे प्रोसेस हो याद है, गया। मतलब जो अपना 1-to-1 में जो अपनी बातें हुई थी वो सब तो मुझे याद ही है। ये शायद आपने 2015-16 के बाद में शायद ड्रॉप कर दिया था, है ना? कि हाँ हाँ, घर पे बीच कुछ में बीच कुछ में हेल्थ दो इश्यूज आ गए थे दो फैमिली तीन में। साल हाँ जी सर। बीच में और घर 3 साल पे लगभग बंद था। फिर यूबीपीसीएस की तरफ में शिफ्ट हुआ एंड ऑल। जो आज का जो ऑब्जेक्टिव है सेशन का, वो तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा बच्चों को पता चल पाया। आजकल क्या होता है, एक आध साल में लगने लग जाता है कि बस मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया एंड ऑल। तो जब वो ऐसी स्टोरीज जाती हैं या ऐसा स्ट्रगल के बाद सक्सेस वाला जाता है, तो एटलीस्ट एक होप बच्चे के अंदर आती है कि हाँ यार ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। आंसर्स जी मैंने सर। तेरे देखे थे, आंसर्स तो बहुत बढ़िया थे। वो भी डिस्कस करेंगे कि वैसे आंसर कैसे आते हैं, कैसे लिखना होता है, वो सब स्टार्ट करते हैं। बट मुझे लग रहा है 20-25 मिनट के आसपास में स्ट्रक्चरली बच्चों को कुछ, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू दोज बिग एस्पिरेंट्स, मतलब
अगर यही सर। अपने को 14-15 साल लग गए अनफॉर्चुनेटली, मतलब अलॉन्ग विद अदर वर्क, आप स्कूल भी देख रहे हो, आप बाकी बहुत सारा काम देख रहे हो, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ में अगर हम कुछ नंबर ऑफ ईयर्स बचा पाए, तो मुझे ऐसा लगता है टीचर होने के नाते कि आपको मैं ये, मतलब मैं पूछूं आपसे कि ये कैसे बचाया जा सकता है, ताकि वो नंबर ऑफ ईयर्स किसी के सेव हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे जो यस तुमने सर। बताया उसको कि ये बता कि जो ज्योग्राफी के नोट्स रिवाइज कर रहा था और उसके बाद जब वो रिजल्ट देखा, तो खुद देखा, किसी ने देखा, और वो रिएक्शन क्या था, मतलब पहला वो डाइजेस्ट कैसे किया? सर मैं तो वही ना, जैसे गीता में कहा नहीं गया, स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति। सही बता रहा हूँ सर, एकदम मतलब इतना दौर देख चुके हैं ना, रिजल्ट वेट करने का, लिस्ट में नाम देखने का, कि जैसे वो एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल की नहीं है, मॉडरेशन सी आ गई है। हम्म। तो मैं सो गया था एक्चुअली, लेट गया था कि अगला पेपर देना है, उसके पहले वाले दिन पे 4 ही घंटे सोया था रात में। तो अच्छा। सोना ये था कि सोएंगे नहीं तो दिन में 2 घंटे का धूप में रोड पे रहना है, हाँ। तो वो कटेगा नहीं, हेडेक हो जाएगा, फिर अगला पेपर और बेकार हो जाएगा। तो हम्म। मैं सर 11:30 बजे तक वेट करने के बाद फिर मैं लेट गया। फिर 11:45 के आसपास मेरे पास कॉल आई एक, ऑलरेडी मतलब सर 2022 बैच में एक मेरा जूनियर है, रिलेटिव था, मैंने उसको थोड़ा सा मेंटर किया था, तो वो एसडीएम बन चुका था। उसका एक और अच्छा। फ्रेंड था दिल्ली में तैयारी कर रहा था, तो वो इस बार भी मेंस लिख रहा है, पिछला भी लिखा था। मैंने सर हाँ। उसको बोला कि था आपका मतलब ही एनरोल्ड फॉर द ये सब लास्ट ईयर, अच्छा। अच्छा। प्रोबेबली आई थिंक ही डिड नॉट फॉलो अप उतना बढ़िया से नहीं किया, या उसको लास्ट मोमेंट मेरे ख्याल से सर 1 महीने एनरोल किया था, तो उसको समझ में नहीं आया होगा मेथोडोलॉजी क्या, पर मैंने तारीफ करके बोला था कि यू शुड। तो उसी ने मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा भाई देख, ये रोल नंबर था, लास्ट ही में इंटरव्यू हुआ था, 48 के शुरू है, देख आया हो तो लिस्ट में। फिर देखा होगा, बताया फिर। हाँ। फिर उठा मैं तो घर वालों को कॉल किया, फिर रात में 2-3 2 बजे तक तो बात ही चल रही थी, वीडियो कॉल तब पे तो सबसे। हाँ, तीन बढ़िया साढ़े है। तीन तक तो, हाँ हाँ सर। पर ठीक वही है सर वो मैं कह रहा था, जैसे एक वही था सुकून कि हाँ इस साइकिल से जो मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि लिखता मैं फिर भी लिखता, एसडीएम ना मिलता तो मैं फिर लिखता। और हाँ। सर वो प्रीलिम्स वाली तैयारी इतनी हो गई है कि मैं जब बैठूंगा वो निकलेगा। तो बस वही था मेंस वाला, जो आप सर पूछ रहे हैं ना, क्या शॉर्ट रिड्यूस करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो फिर मैं तो वही कहूँगा सर, मेरी जो वेस्टेज हुई है वो मेंस की वजह से हुई है, कि वो हम्म। आंसर राइटिंग की स्किल जो थी, जो चाहिए थी, उसको डेवलप करने की जरूरत है। हम्म। तो सर ठीक है। वो आपसे ही सीखा मैंने, मतलब मैं मेंस लिखता था, पर मेरी वो सर डिस्क्रिप्टिव वाली स्टाइल है, जो मेंस में ऐसे वाली स्टाइल होती कितने है। मेंस लिखे हैं आपने कुल मिला के जिंदगी में वैसे? यार नो। 9 मेंस लिखे हैं। 5 हाँ। यूपीएससी के, ये चौथा लिख रहा था एक्चुअली मैं सर, नौ नौ नाइन्थ लिख रहा था मैं। 9th लिख मतलब लिख ही दिया, 2000। एक दिन तो दे दिए, 2 हाँ पेपर तो दे दिए हाँ, थे। एससे और निबंध लिखा था, हिंदी हम्म। और निबंध वाला। तो नाइन्थ वाला लिख रहा था मैं। हम्म। और 9 फोर्थ तो फिर तो इंटरव्यू था ये। सही बता रहे हो कि 9 मेंस लिखने के बाद, 8 मेंस लिखने के बाद हो जाता है, ठीक है, अब रिजल्ट वो ऑटोमेटिक दिमाग में आ ही जाता है कि ठीक है हो हाँ, जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मेहनत करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसा ऑटो मोड आ जाता है। बस सर बट यही था कि हाँ ये साइकिल ब्रेक होनी चाहिए, तो इतना था कि अगर हो जाता है एसडीएम तो निकल जाना चाह रहा था मैं। दरअसल थकान लगती है इस प्रोसेस से, इट्स टू कम्बरसम। इसमें भी 2 जिंदगी जी हैं आपने, एक तो सबसे पहले यूपीएससी वाली जी थी, तो वो यूपीएससी से जब जिस दिन लगा होगा कि नहीं यार अब यूपीएससी और नहीं देना है, वो एक फेज आया था 2019-20 के आसपास में आया था शायद, है ना? तो सर वो एक्सपायर हो गए थे अटेम्प्ट ही मेरे लास्ट में, तो वही, मजबूरी थी। तो वो मजबूरी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है ना, कि मतलब वो एक दरवाजा हाँ दिखता है यूपीएससी वाला, और वो अब दिख रहा है कि दरवाजा बंद हो गया है। ऐसा बहुत जी सर। बच्चों के साथ में होता है। तो वो उसमें उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बताओ कि मतलब वो सर जब जिस पहले दिन तो ये मैं एक रियलाइज ये, हुआ कि खत्म। जी सर पहले तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा, जो भी लोग आ रहे हैं, कि आप मतलब अटेम्प्ट देने से पहले थोड़ा सा प्लानिंग कर लो और मेंस लेवल की तैयारी कर लो, तभी अटेम्प्ट दो। हम्म। क्योंकि मैंने शुरू के 1-2 अटेम्प्ट, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, मैं ग्रेजुएशन के साथ दे दिया था, मैंने इधर बीटेक कंप्लीट किया, सेम ईयर मैंने अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि हम तो ओबीसी वाले हैं, तो हमें 3 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो वो गड़बड़ी हो जाती है, साइकोलॉजिकली हम लोग रहते हैं कि हमारे पास है एडवांटेज, पर वो दैट इज़ वेरी रिस्की। तो एक हम्म। अटेम्प्ट मैंने वैसे वेस्ट कर दिया, और लास्ट में सर मेरी प्रिपरेशन बढ़िया थी, पर मेरे पास अटेम्प्ट नहीं थे। हम्म। वो चीज़ ना करे कोई भी।
सर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछे थे ओरिजिनल भूल गया मैं सर, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था भाई कि जिस दिन ये पता चला कि अब यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, तो उस दिन जी वो सर। पंकज के अंदर कुछ कुछ तो टूटा होगा या कुछ नया रास्ता दिखा होगा, या मतलब क्योंकि अपना जो डिस्कशन हुआ है घर पे भी फाइनेंशियल सिचुएशंस इतने लंबे प्रिपरेशन के बाद बहुत अच्छे नहीं बचते हैं। तो मतलब वो सर उससे कैसे लकीली, निकले थे कि ये रास्ता अब बंद हो गया है? जी सर, कुछ मतलब जैसे होता ना फेज थोड़ा सा, वो फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरनी शुरू हो गई थी। तो भाई था अच्छा। मेरा, उसका सर सिलेक्शन हो गया था कस्टम्स में, छोटा भाई। हाँ। तो जैसे पापा के अलावा फिर दूसरा एक सपोर्ट सिस्टम आ गया था घर में। हम्म। तो इसलिए फिर वो रिन्यूड, जैसे अभी भी मैं दोबारा शुरू कर पाया, छोड़ के जॉब को छोड़ के मैं फिर आया, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम अब आ गया था फैमिली में, तो अभी दोबारा रिन्यू कर पाया मैं, वरना तो फिर मैं भी जॉब ही कर रहा होता। तो वो हाँ सर, उम्मीद एक मन में कसक सी रहती है यूपीएससी कि वाली, कि हाँ वो यूपीएससी का जो पार्ट था, जी काफी सारे हैं भी, अगर मैं फ्रैंक, हम जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें इन जनरल लगता भी है कि मतलब जो स्टेट पीसीएस है वो हम्म, प्लान भी है आपका, मतलब कि आप जी। वो करो और स्टेट पीसीएस जो होगा वो प्लान भी होगा। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तब आपने सोचा था क्या कि यूपी पीसीएस देंगे या कोई और पीसीएस देंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन के फेज सर के टाइम पे? मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं देता था सर, मैं यूपीपीसीएस के शुरू में। सो लाइन से निकल रहा था यूपीएससी, मैंने 2012 का मेंस लिखा, फिर 13 का लिखा। 14th में थोड़ा सा गैप हो गया था, वो नहीं हुआ था, फिर 15 लिखा, 16 लिखा, 17 लिखा। लगातार मैं लिख रहा था सर। तो यूपीपीसीएस का मैं देता था, लेकिन सर वो उस जुनून या उस प्लानिंग के साथ देता नहीं था यूपीपीसीएस। करंट का वेटेज ज्यादा रहता था और हिस्ट्री बढ़िया आती है यूपीपीसीएस में। हम्म। जबकि सर यूपीएससी में हिस्ट्री जो मेडिवल और एंशियंट है वो वेटेज कम रहता है, क्वेश्चंस भी उतने बहुत ही मतलब वो हिस्टोरिकल कल्चरल और आर्ट के पर्सपेक्टिव से आते हैं क्वेश्चंस। हम्म। तो वो जो है मुझे सिलेक्शन से बाहर कर देता, मैं चाहता भी था देने तो प्री निकलता नहीं था यूपीपीसीएस का, क्योंकि ऐसे ही अच्छा। चले जाते थे यूपीएससी की बेसिस पे, और थोड़ा सा है डिफरेंस, नहीं निकलेगा अगर कोई डेडिकेटेड थोड़ा सा थोड़ा भी इसका तैयारी थोड़ा करेगा और तो। डिटेल में बताना, मतलब क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मेंस मोटा मोटी सेम हो गया है और यूपी का हल्का सा सर पढ़ना जैसे पड़ता कि है। जी, तो जैसे तो सर फर्क अभी क्या क्या बचा है? यूपीएससी में जैसे प्रीलिम्स है, अभी जैसे सर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर के, ईवी हाँ। से क्वेश्चन आए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो करंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उससे क्वेश्चन आते हैं, डेप्थ में आते हैं क्वेश्चन, हम्म। तीन तीन दो दो। लेकिन सर जैसे अगर यूपीपीसी से ही क्वेश्चन पूछेगा तो ये सीधे ही पूछेगा कि ये प्लांट, ये फैक्ट्री कहाँ लगी है, ये सोलर प्लांट कहाँ लगा है। तो वहां पे वो टेक्नोलॉजी में नहीं घुसेंगे अंदर में। तो यहाँ पे आपको प्लेसेस नेम्स क्रैम करने हैं, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी करनी है। अब जैसे BS6 के रूल्स हैं, तो एफिशिएंसी कितनी है इंजन की, कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यूपीएससी ये चीज पूछेगा अंदर में, कॉन्सेप्ट में घुस के। यूपीएससी में हम्म। भी इस टाइम मुझे जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि फैक्चुअल वो लोग भी जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हम्म। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल है अभी उसमें। और यूपीएससी में सर जैसे ज्योग्राफी है, उसका भी कॉन्सेप्चुअल लेवल है, प्लस मैपिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पीसीएस में भी फैक्चुअली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे झरने हैं, नदियां हैं, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, माउथ कहाँ पे है, डेल्टा के टाइप्स कैसे हैं, इस सब पे ज्यादा फोकस रहता है। लास्ट ईयर सर 24 में तो इन्होंने प्लेटू की हाइट्स तक पूछ लिए थे। हाँ, बट वो तो थोड़ा वो धीरे धीरे फैक्चुअली चेंज कर रहा है शायद हाँ, अभी। हाँ तो कुछ कुछ ये लोग कोशिश कर रहे हैं यूपीएससी के नियर, पर प्रॉब्लम सर कि पेपर सेटर जब तक नहीं आएंगे उस मेंटल ओरिएंटेशन के, काम बनेगा नहीं वो। तो डिफरेंसेस हैं, और अगर किसी को 2-3 महीने तो तैयारी करनी पड़ेगी डेडिकेशन के साथ। और करंट सर वेटेज बहुत ज़्यादा है यूपीपीसीएस में, लगभग हाँ। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और वो हाँ। फैक्चुअल होते हैं पूरे। अगर उनको आप रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा लास्ट। अगर कोई ऐसे सोचे कि सर लास्ट महीने में बैठ के जो है उसको याद कर लूंगा। और अभी तो शायद प्री का कट ऑफ भी हल्का हल्का बढ़ने लगा है, बच्चे थोड़ा ज्यादा देने लगे हैं यूपीपी से, जब से रेगुलरिटी बढ़ी है तब से थोड़ा क्रेज बढ़ा है। फिर यूपीएससी में कुछ हाँ सर। चेंजेस आ गए हैं उस वजह से। उसके बाद भी मुझे लग रहा है स्टेट पीसीएस जो जो यूपीएससी की तरीके का है, मतलब 70-80% हम्म। सेम है। तो मुझे लगता है उसका क्रेज, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ेंगे और स्टेट के लिए हाँ भी सर। अच्छा है, अच्छे बच्चे मिलेंगे। हाँ अच्छा तो है सर, लेकिन यही है कि जैसे जो दूसरे स्टेट वाले अपना कोटा लगा देते हैं, तो हमारे हाँ। वाले नहीं लगा रहे। ये बच्चों के अंदर थोड़ा सा है, बाकी मेरिट वाइज तो इट इज गुड कि बच्चे मतलब ऑल ओवर इंडिया से अच्छे ब्रेन्स आएंगे, तो स्टेट को हम्म। डेवलपमेंट में बेनिफिट मिलेगा उसका। वो तो बढ़िया चीज़ है। हाँ, मतलब वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो थोड़ा क्रॉस कल्चर से बेहतर सीख पाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा हाँ एक एडवांटेज मिल ये जाएगा। भी, जी सर, डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर भाई मैं थोड़ा स्पेसिफिक्स में जाऊं और पूछूं कि
प्री का क्या सोर्स था? मतलब आपने जैसे बोला कि भाई मैं एक प्री में बैठूंगा तो मोटा मोटी पास हो जाऊंगा। ये बोलने के पीछे एक मेहनत लगती है जो हम समझ सकते हैं। नया बच्चा आता है या कोई बाहर का होगा क्या और ओवर कॉन्फिडेंट है, बट वी अंडरस्टैंड। जैसे मैं अपने पे कुछ चीजें में बोलूँ, मैं मेंस में बोलूंगा तो मैं आंसर राइटिंग सिखा दूंगा। ये सिर्फ जी बोलने के लिए नहीं बोला जाता है। तो आप अब 22 रैंक ला के आपकी बातों में बहुत वेट है। तो ये जो आपने बोला कि यार मैं प्री अगर करूंगा तो मतलब मैं प्री निकाल लूंगा, भले ही मैं 1 महीना पढूं, 1.5 महीना पढूं, 2 महीना पढूं या उससे और कम समय लगेगा। हम्म वो कैसे आया? मतलब एक एक नया बच्चा, बिकॉज वो डर बहुत ज्यादा है, मेन फेलियर तो प्री में ही हो जाता है, पीसीएस में भी यूपीएससी में भी। तो वो कैसे उसको सर, जैसे पॉलिटी है, जैसे सब्जेक्ट वाइज सर, हाँ। सब्जेक्ट वाइज जैसे बढ़ते हैं तो जैसे पॉलिटी है, सबको पता है, एक ही बुक है उसकी, लक्ष्मीकांत। हम्म। तो वो प्लस आप पीवाई क्यू लगाइए। यूपी पीसीएस में है सर कि आर्टिकल से पूछता है और घुस घुस के पूछता है अंदर में डीप। तो वो आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो पीवाईक्यू देखिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आर्टिकल आप रट रट डालिए। तो वो तरीका मैंने अपनाया था। मैंने एक मतलब बहुत मोटी, ऐसे कम से कम 250-300 पेजेस के, मतलब लगभग 500 पन्ने होंगे उसमें। मैंने उसको सेग्रीगेट किया था अलग अलग उसमें, और जितने भी पीवाईक्यूज थे और जो मुझे लगता था कि ये आ सकते हैं, उसके मैंने आर्टिकल लिस्टिंग की थी। ऐसे मैंने सर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबका किया था। तो प्रीलिम्स के लिए अच्छा। वो नोट्स मैंने बनाई थी। लेकिन ये मतलब सर मैंने 2 साल पहले किया था, पहले और भी नोट्स थी पुरानी, तो फिर उनको पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि 90% चीज़ें याद रहती हैं उसमें। हम्म। तो मन नहीं करता क्यों पढूं बार बार वही, तो फिर मैंने फ्रेश बनाई। तो उसमें जनरली सर वही था जो मैं भूलता था बार बार, या जहाँ से गलत होते थे। तो ये तो मैंने पॉलिटी के लिए था सर। हिस्ट्री के लिए क्या था कि मेरा एंशियंट और वो थोड़ा बेकार था, मेडिवल। हम्म। तो 2024 में घटना चक्र वाले ने एक हिंदी में निकाली थी बुक, थोड़ा मतलब लगभग 500-600 पन्नों की है, हिंदी में थी। तो हम्म। मैंने उसको पढ़ा, बहुत जम के पढ़ा, मतलब रटने के अच्छे खासे उसको चार्ट डाला था मैं। तो इससे जो क्वेश्चन निकले थे, लगभग सही हो गए थे। अब कुछ तो मतलब सर ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत होने के लिए बनाए जाते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, इतना भी पढ़ डालो। वो गलत हुए थे, बाकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया थी उसमें। ज्योग्राफी सर मैंने ऑप्शनल दिया था शुरू में, मतलब मैं जब यूपीएससी में घुसा था तो ज्योग्राफी एज दो ऑप्शनल ऑप्शन। स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी के हाँ, साथ दूसरा क्या था अगर मैं पूछूं वैसे तो? का बैड सर आप ये कह रहे पर ये दो पाप वाले कॉम्बिनेशन है, मैं तो पर्सनली समझ सकता बहुत हूँ इसको। बहुत गलत कॉम्बिनेशन था सर, बहुत गलत कॉम्बिनेशन था। मेरे सर एक कॉलेज सीनियर थे, अमित सर, अभी गुजरात कैडर में वो आईएएस हैं। हम्म। तो उन्होंने दर्शन शास्त्र लिया था और इतिहास लिया था। उन्होंने अच्छा। कहा, पंकज, 7 दिन का गैप मिलता है, मैं जो ऑप्शन लिया उन दोनों में, और बढ़िया रिवाइज हो जाता है। तो तुम ये गलती मत करो, मत लो दोनों। हाँ। पर वो है कि उनकी एक ही एडवाइस थी, वो मतलब मैंने नजरअंदाज कर दी, और सर का उसी साल निकल गया, 13 वाले में, 12 वाले में ही। अच्छा। हाँ, और मेरा चूंकि साथ साथ में था, तो नेक्स्ट डे ही हो रिविजन नहीं जाता हो वो पाई। तो। हम्म। हाँ, और सर 2012 का पेपर बहुत मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइन पे आया था, तो पहले पेपर में काफी घटिया कमेंट का नंबर तो आ गए। खास तौर से आया था, बहुत ही एकदम पबैड में सर तब भी रैंडम मेरा पेपर था दोनों में, शायद। हाँ जी सर। तो लगभग पबैड में सर सेकंड पेपर में मेरे 130 उस नंबर आ गए थे, फर्स्ट में थोड़ा 100 के आसपास रह गया था मैं। लेकिन ज्योग्राफी में जो फर्स्ट पेपर था थ्योरी वाला, उसमें सर मुझे लग रहा है 60 के राउंड में अटक गया। ओ। हाँ, सेकंड उस वाले में टाइम तो से उसमें भी 300 सर नंबर का होता था क्या? 600, 300, 300 के होते थे शायद। हाँ, शायद शायद सर, 2013 में शायद। शायद हाँ चेंज किया है इन्होंने। जी, हाँ, उस समय शायद 300 के होते थे, तो वो गड़बड़ था। लेकिन सर जैसे पबैड में नंबर ठीक ठाक थे, एवरेज माने जा सकते थे, एक्सपेक्ट नहीं थे। पबैड हम्म। वाले ठीक ठाक थे पहले अटेम्प्ट के हिसाब से। हम्म। ज्योग्राफी का सेकंड पेपर भी जो था वो ठीक ठाक था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से। पर पहला पेपर उसने पूरा बेकार कर दिया। जिसको हम कहते हैं बोनी खराब हो गई। हाँ, फिर उसके बाद सर मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया, फिर पॉलिटिकल साइंस पे स्विच किया जब सिंगल सब्जेक्ट आ गए तो। अच्छा, वो दोनों ही ऑप्शनल छोड़ दिए हैं? हाँ, दोनों छोड़ दिए। यूपीएससी ने दो ऑप्शनल की जगह एक ले आए, तुमने कहा दोनों ही अच्छे नहीं है, दोनों ही छोड़ देंगे। ऐसे स्ट्रैटेजिक मूव पबैड, ठीक था वो। एक मेरा दोस्त ही है, हाँ, अश्वनी है पांडे, ये तुम्हारे यूपी कैडर में ही है। अच्छा है, जी सर। बीटीए में कहीं पे 16 बैच का है या 15 बैच का है शायद। तो वो उस टाइम पे उसके अच्छे नंबर आते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए मुझे याद है। ही गॉट इंडिया आई है, 34-35 रैंक आई थी उसकी, कुछ वैसे सही कुछ। जी अब सर। तो वो बहुत पुराना लगता होगा, अब याद करता होगा। यहाँ दिल्ली में आए थे क्या तैयारी करने यूपीएससी की? जी सर।
अब ऐसा लगता है पिछले जमाने 3-4 दिन में, 2 दिन में तो जैसा बहुत चेंज हो गया होगा ना लाइफ में वैसे। तो बीच बीच में आते रहते हैं ना, इधर भी जैसे जैसे जॉब कर रहे तो दिल्ली में थे, उधर से गाइडेंस में हाँ थे कुछ दिन, उधर तमिल गए थे तो दिल्ली में फिर अभी 22 तक थे, आना जाना लगा भाई, रहता था। 22 बहुत पुराना हो गया, कहाँ 22, 4 साल हो गए हैं हाँ बेटा। 22 हो तो गया सर। हाँ, 22 के बाद तो बहुत बदल गया है। तो ये तो, अच्छा, तो ये जो प्रीलिम्स के नोट्स वोट्स हैं, अगर कुछ अपना टेलीग्राम बनाओ या कुछ और करो तो कोशिश करना बच्चों के साथ में शेयर कर पाओ, तो बिकॉज ये साइकिल अब यहाँ से खत्म हो गई है आपकी। हम्म। तो अगर हम कुछ उनको दे पाए या कुछ, अगर बिल्कुल सर। लेजिबिलिटी ठीक ठीक सी है तो कुछ कोशिश करना, हमारे साथ शेयर कर देना, हम दे देंगे बच्चों को। बट लेजिबिलिटी हाँ, तो राइटिंग मेरी बढ़िया है, पर मैं बहुत छोटे में लिखा हूँ तो मैं स्कैनिंग बहुत कायदे से करनी पड़ेगी मुझे। हम देख लेंगे स्कैनिंग वगैरह। मैं तेरा मतलब, हाँ। अगर कुछ दे, अगर आपको लगता है कि उनसे बच्चों को फायदा होगा, बिकॉज जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हो ना, तो आप 4-5 सोर्सेज की कुंजी बना लेते हो। तो आपने कुछ कुछ हम्म। लूसेंट भी पढ़ा होगा, आपने घटना चक्र भी पढ़ा होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वोट्स भी पढ़ा होगा, सब मिला के मतलब आपको हम्म। वो एक अच्छा क्रक्स बन गया होगा। हाँ सर, मैं करके भेज दूंगा, मैं हाँ स्कैनिंग करके पीडीएफ बना के मैं सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, मैं करके भेजूंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारे बहुत अच्छे मजेदार वाले दिन हैं, अभी तो 10-15 दिन एंजॉय करना चाहिए अपने को। बहुत बहुत मेहनत के बाद आता है, मैं बिल्कुल समझ ही पा रहा हूँ, मतलब ना वो, चल उसमें लास्ट में आता हूँ। अब आता है मेंस। इस सबसे पहले प्री वाला पार्ट तो हो गया था, अब ये मेंस की जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ, इतना पहले भी तो मेंस दिया है, आपके पास में नॉलेज बेस होगा मेंस का। फिर इसमें इस बार हम्म। में क्या चेंज हुआ है, आंसर आपके देखे मैंने, मैं तो जो भी तेरे आंसर दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी क्या मेरे से? एक सेकंड देना। और तो जीएस टू में हाँ, लास्ट क्वेश्चन पूछा था इतने में थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर करता हूँ, इतने कमिंग बैक टू यू अगेन, कि ये मतलब ये जो 5-6 और मेंस लिखे, ये मेंस लिखा, मतलब इसको थोड़ा और डिटेल में, जितना डिटेल में आप बता पाओ कैसे साल बचा सकते हैं, ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनली भी यही मानना है कि अगर हम सर। मेंस में पकड़ अच्छी कर लेते हैं तो प्री की हाँ नॉलेज जी। भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस आता है। वही तो, बिना मेंस के तो निकलना ही नहीं है, सबसे बड़ा तो यही है। जो बड़ी सबसे बड़ी सीख है कि मेंस पे जब तक बढ़िया कमांड नहीं हुआ आंसर राइटिंग पे, निकलना है ही नहीं, इतना भी आपको नॉलेज हो। तो सर मेरा जो था ना, जैसे मेरे एसए से एसए में हमेशा बढ़िया नंबर आए हैं, मतलब स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट तब भी मेरे 30 के नीचे गया नहीं कभी। तो नंबर जैसे एसए में तो बहुत बढ़िया आता है सर, एक बार तो 156 भी आया था 2016 में जब इंटरव्यू दिया था तो। 156? हाँ। मतलब ये अगल बगल थे सर सबसे, मतलब मुझे पता लगा था जितना कि लगभग लगभग तो हाईएस्ट ही था उस टाइम पे। हाँ, 156 बहुत होता है ऐसे। हाँ। लेकिन सर हम्म मुझे लग रहा है एथिक्स में थोड़ा कम हो गया था, तो उस साल जो है इंटरव्यू में 30-40 नंबर मेरे ख्याल से डाउन था ओवरऑल। और इंटरव्यू में पता नहीं क्या हो गया, मैं समझ नहीं पाया, नंबर बहुत घटिया मिले उस बार। 127 नंबर मिले थे इंटरव्यू में। तो पूरा ओह, एकदम से, जो उधर एसए और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर आए थे, एच, पूरा इधर डाउन क्रैश हो गया पूरा सब। हम्म सक्सेना सर का बोर्ड था, कुछ मतलब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। तो मुझे लगता है कि वो मैच नहीं हुए, क्या हुआ समझ में नहीं आया मुझे। हम्म तो वहां से वो पूरा गड़बड़ हो गया मामला। अच्छा। और अभी इस बार का जब मेंस लिखा तो क्या अप्रोच था, कितना पढ़ा था? क्यूपी का बच्चा था तो कैसे यूज किया, क्या कुछ लिखा थोड़ा उसके बारे में, और क्यूपी में आए कैसे थे, मतलब क्योंकि हमारा तो पहला बैच था, तो सर यूपी में एक्चुअली तो मैं, पहले बैच में बच्चे हो आप। हाँ सर, लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। हाँ तो आपने जब लॉन्च किया तो एक ट्रस्ट फैक्टर था, मैंने क्लासेस देखे हुए थे यूट्यूब पे, इकोनॉमिक्स के अच्छा। देखे थे, पर मुझे पता था कि आपके एज अ टीचर पढ़ाने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, या पैटर्न है, मेथोडोलॉजी है, उसमें मुझे ट्रस्ट था। तो मैं खोज रहा था कि कोई ऐसा सो कोर्स नाइस ऑफ मुझे यू, मिल थैंक जाए। यू। अरे दैट्स अ अरे वो प्लेजर। ट्रस्ट लाना मुश्किल होता है बेटा, तू समझ, मैं तेरे को हाँ। इसलिए नहीं कि तू पास हो गया और एसडीएम बन गया इसलिए बता, तू समझ, मतलब आप 7-8 साल एक एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद कोई नया किसी का पहला बैच में ट्रस्ट करना किसी के लेवल पे, आपको तो पता ही होगा, इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर अस। कि वो उस, और अब मैंने ग्रुप में आपके होगा तो बोला यूट्यूब होगा पे, ना, यार एडमिशन बंद करा दूं क्या, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, वो फिर जनवरी 31 को एडमिशन बंद ही करने पड़े हमें, बिकॉज हर दिन सेम साइकिल, सेम वो सब करके, उसमें इतने सारे बच्चों, शायद 73 सिलेक्शन हुए हैं इस बार क्यूईपी के, हमारे फर्स्ट बैच के आपके साथ में जैसे। 73 बच्चे हैं अपने जिन्होंने क्यूईपी लिया था, इंटरव्यू वाले काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके भी 35 हम्म। बच्चे हैं, बट लेट्स सेट असाइड दैट नंबर। बट हाँ उतना वो सर। ट्रस्ट बच्चों का आना, वो आपने बताया ना कि वो पुराना पेडागोजी जब एक बार समझ लेते हो
तो वो काफी रोल प्ले करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद फैकल्टी बट प्रोसेस। और आंसर पॉइंट वाइज दिखना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, और खोजना ना पड़े मुझे। अगर क्वेश्चन में ये चीज पूछा है तो सामने दिख जाए वो, क्योंकि उससे मेरी भी स्पीड बढ़ती है। मैं अगर 1 घंटे में एक कॉपी निकाल दे रहा हूँ, या कोई कॉपी ऐसी आ जाती थी कि मैं 3-3 घंटे लेके बैठा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा उसमें आंसर, उसमें क्या लिखे जा रहा है। तो सर मैंने आपका वो सेशन देखा था जो आपने लिया था, ओरिएंटेशन सेशन यूट्यूब पे। अच्छा। तो मुझे सर वो देखते ही समझ में आ गया कि यही चाहिए मुझे। बट वो हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज एग्जाम मोटा मोटी हो गया था और एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि अप्रैल के आसपास में मेंस हो जाएगा। सो वी वर जी आल्सो सर। थिंकिंग कि मतलब कैसे शुरू करेंगे वो टीम में, क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि कोर्स लॉन्च कर देना, दिक्कत ये होती है इसके बाद सर्विस भी देनी है। मतलब आपको अगर बच्चा है, क्लासेस हैं, कंटेंट है, कंटेंट अच्छा भी होना चाहिए। आप एक बार हाँ। खराब कोर्स बना दो तो गड़बड़ है। वो दिक्कत वो है कि वो कोर्स उस क्वालिटी का होना चाहिए कि बच्चा बस ये नाम करके आ जाए कि अगर इस इंस्टीट्यूट या इस टीचर ने स्टार्ट किया है तो ठीक ही होगा। क्वालिटी मतलब उनकी सरदर्दी है, वो कैसे करे, दिन में बनाए रात में बनाए, वो उसका हेडेक। बट वो कंटेंट हम्म। यूजफुल होना चाहिए, आपको वो प्रोसेस एग्जाम रिलेवेंट में बैठना चाहिए। हम्म। तो क्यूपी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्या किए थे? क्योंकि हम आखिरी के 1 सवा 1.5 महीने तो सर, देख भाई, वो पता ही है कि फायर इंसिडेंट के बाद तो हम ऐसा विलुप्त हो गए थे पिछले आखिरी के 1.5 महीने। बहुत कम, जैसे शुरू में भाई। सर जो GS3 वाला आपने स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैंने 1 पेजर नोट्स बनाए थे कुछ टॉपिक से जो मुझे वीक लग रहे थे। अच्छा। सर मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब कम नोट्स मैंने बनाए हैं, मैंने ठीक टेस्ट है। भी बहुत कम ही लिखे हैं। हाँ। क्योंकि टेस्ट लिखने का मतलब, मैंने लिखे हैं टेस्ट पहले, तो मुझे मेथोडोलॉजी सीखनी थी, तो वो मैंने लिखने के लिए, सीखने के लिए मैंने टेस्ट लिखे। तो मैं, मुझे लग रहा है 3-4 ही लिखे होंगे, ज़्यादा नहीं लिखे थे मैंने। तो जब मुझे लगा कि हाँ मुझे उस मेथड में मैं ढल गया हूँ लिखने में, तो फिर मैंने फर्दर लिखे नहीं। और मतलब अपलोड लेंगे कुछ, मैं वैसे मतलब लिखता था, घर पे ही लिखता था, तो अपलोड नहीं करता था उसको इवेल्युएशन अच्छा। के लिए। जी सर। तो GS3 के मैंने बनाए थे 1 पेजर नोट्स, यहाँ पे मुझे डेफिशिएंट लग रहा था अपनी नॉलेज। हाँ आ गया सर। हाँ। हाँ अभी भैया। तो ये तो बहुत बढ़िया आंसर लिखे हैं। मतलब एक बार आप सीख गए थे कि अच्छा लिखने का स्टाइल क्या है, फिर तो उसको मास में अप्लाई करना है। तो इट्स बेटर कि मैं जी सर। कंटेंट बढ़ा लूं उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ मैं आंसर्स लिखूं। जी सर, हाँ वही कंटेंट पे मेरा फोकस था, लर्निंग बढ़ जाए, अगर मुझे आ गया है तो मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा वहाँ पे। आंसर्स तो अच्छे हैं, राइटिंग भी बढ़िया है। गुड। तो हाँ, और पेपर 5 और 6 के लिए स्पेसिफिकली कुछ जो अपन ने किया हो या बच्चों को करना चाहिए? क्योंकि आपके टाइम के बाद इस बार देखो, मैं भी बहुत, जैसा आपने बोला, मैं फ्रैंक सच बोलूंगा, मैं भी सच ही बोलूंगा। आपके टाइम पे पेपर 5 और पेपर 6 में ऐसा बहुत सपोर्ट नहीं कर पाया था मैं। हमारे लिए फर्स्ट बैच था और मैंने सोचा था आखिरी में कराऊंगा, जो फायर की वजह से हम नहीं कर पाए। इस बार हमने पेपर 5 का पूरा इकोनॉमिक्स और वो मैंने खुद पढ़ा है, पेपर 6 का सॉरी, और पेपर 5 वाला भी। अब तो पेपर 5 और 6 तुम्हारे टाइम के बाद में तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया नहीं, है। अभी तो सर जो नोट्स आई है काफ़ी काफ़ी बढ़िया है, इस बार वाली नोट्स जो वो भी आई है, MBS वाली भी, वो भी बढ़िया है। हाँ। तो लास्ट ईयर जो वहाँ से मिला था इंस्टीट्यूट से, वो तो मैंने किया था, बाकी सर रैंडमली जहाँ से भी कुछ मिल रहा था काम का, वो मैं उठा रहा था। टेक्नोलॉजी कुछ का यूज यूट्यूब। किया था कुछ एआई को? जब आजकल बच्चे को लगता है जीपीटी पे कुछ भी दे दो और वो सब मिल जाएगा, उस पे कुछ रिलाई सर किया है? वो, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? सर उस बार मुझे उतना पता भी नहीं था लास्ट टाइम पे, इस बार मैं यूज़ कर रहा था। लेकिन इस बार मतलब एथिक्स के लिए सर मैं थोड़ा सा यूज़ किया था, जब एथिक्स के एग्जाम्पल्स निकाल रहा था, हम्म। तो उसके लिए मैंने जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए निकाले थे एग्जाम्पल्स, कौन कौन से हैं। ये जैसे हम्म। महाभारत के कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं और उनसे क्या टीचिंग्स मिलती हैं, फिर रामायण से कौन से कैरेक्टर्स हैं, ओवरऑल हिंदू माइथोलॉजी के कितने कैरेक्टर्स हैं, उनसे क्या टीचिंग मिलती हैं। तो इस तरह अच्छा। मैंने सर एकदम कैटेगरी वाइज बना बना के मैंने उसको, और चैट जीपीटी पे कमांड दिया था कि मुझे टेबल बना के दो, कैरेक्टर नेम, हम्म। उनसे टीचिंग क्या मिल रही है, वैल्यूज क्या मिल रही हैं। हम्म। तो उस तरह से मैंने वन नोट पे जो है नोट्स बनाई थी उसकी। अब इंटरव्यू वाला पार्ट बच गया था शायद, उसके बाद अपनी बात भी नहीं हो पाई थी। तो इंटरव्यू में वो ये सर। स्कूल का और वर्किंग प्रोफेशन पुराने का कुछ फायदा हुआ कि चैलेंज बढ़ गया उसका? सर इंटरव्यू में तो कुछ पूछा नहीं, मेरा लास्ट था एकदम, सब 5:45 में बुलाया गया था। अच्छा। तो सर वो लोग भी थके थे, मैं भी, तो मेरे तो सर यॉर्निंग आ रही थी लास्ट में पहुंच के। तो मैं वहाँ पे जो हेल्पर स्टाफ था, मैंने कहा भाई कॉफी वॉफी पिला दो, नहीं सो जाएंगे यहीं पे। तो वो जा ही रहा था बनवाने, तब तक मेरा नाम बुलाया गया, तो मैंने कहा चलो अब। तो सर बैठे वहाँ पे, तो घुसे तो वो लोग मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्टार्ट हो गए, जॉब कहाँ करते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं, सीधे
क्योंकि उनको भी उठना था, बाकी सारे बोर्ड उठ चुके थे। अच्छा। तो वर्मा सर का बोर्ड था, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक मूवी थी जिसमें जो मेन हीरो रहता है, तो वो कहता है बार बार कि मेरे दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है। हाँ। तो इस रूम में देखो जितनी तस्वीरें लगी हैं उनमें से कौन सा ऐसा फोटो है जो उस मूवी से संबंधित है या उस इस फ्रेज से संबंधित है। अच्छा, तो तो किसी वो को सर, पिन पॉइंट कर पाए आप? हाँ वो मुझे याद आ गया सर, उसमें था ना संजय दत्त वाला, जो मुन्ना भाई में बेस्ट थे। हाँ। तो मैंने बोला गांधी जी। तो अगला क्वेश्चन था कि उनको क्यों होता था ऐसा हेलुसिनेशन टाइप में। तो सर मुझे मूवी की स्टोरी पूरी याद नहीं थी, तो कंटेक्स्ट नहीं आता। मैंने कहा सर ये एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, पर हाँ ये क्या हो रहा था प्रोसेस उसके साथ और कैसे वो हेल्प आउट करता था, वो चीज़ मैंने बताया। तो कहा कि हम्म। अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्या किया जाए कि जैसे हम लोग हैं सर्विस सर्वेंट्स हैं या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, तो उसके दिमाग में ऐसे केमिकल लोचा होए, उसको क्या ट्रेनिंग कर दी जाए कि उसको हो ऐसा केमिकल लोचा। जब भी वो ऐसे एथिकल डिलेमा में फंसे तो कुछ आए उसके अंदर में कोई गाइडेंस दे आके। तो मैंने कहा सर वही स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बेसिक, बच्चा जब से बड़ा हो रहा है घर से लेके, जब से माँ बाप उसको सिखा रहे हैं एथिकल एंड वैल्यू मॉरल लेसन्स, फिर आगे चल के हायर लेवल पे हर जगह वो चीज़ हो कि मतलब वो अपने खून में बहना चाहिए, एथिक्स एंड मोरालिटी हम्म। इंट्रिंसिक पार्ट हो जाए पर्सनालिटी का, तब वो अपने आप आएगा। फिर सर एक क्वेश्चन पूछा था इंडिविजुअल वर्सेस नेशन के बीच में, कि क्या होता है कैसे, कि हम्म। किसको आप ऊपर रखोगे किसको नीचे रखोगे। फिर वो मैंने बोला कि सर अभी तो नेशन को मैं ऊपर रखूंगा। फिर बोले कि जैसे इंडिविजुअल की ग्रोथ से ही पूरी सोसाइटी ग्रोथ होगी, जब इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो क्यों ना हम इंडिविजुअल पे फोकस करें। हमने कहा कि सर दो चीज़ें, एक तो सेल्फ डेवलपमेंट है, एक है सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ हम्म। डेवलपमेंट इज नेसेसरी, बट अगर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट भी रहेगा तो सोसाइटी डूम कर जाएगी। तो अपने को क्या करना है, सेल्फ डेवलपमेंट को एनहांस करना है वाइल कर्टेलिंग द सेल्फ इंटरेस्ट पार्ट, तो फिर सोसाइटी साथ में चलेगी। हम्म। ये सर चेयरमैन सर ने दो क्वेश्चन पूछे थे। फिर एक सर मुझे लग रहा था सोशोलॉजी के कोई प्रोफेसर सर थे, तो उन्होंने खाप पंचायत पे पूछा था, बोला कैसे कंट्रोल करोगे। एक सर मनी लेंडिंग वाली प्रॉब्लम जो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, तो वो कैसे करोगे। मैंने कुछ आंसर दिए, कुछ क्रॉस क्वेश्चन हुए, फिर उन्होंने कहा कि कल ही उसको जाना है दवा दिलाने, उसको पैसे नहीं है, कैसे दिलवाओगे उसको। हम्म। तो फिर ज्यादा सर अंदर घुस रहे थे, तो चेयरमैन सर ने कहा कि रुक जाओ अब। बट फिर बोले जितना कि हाँ। निचोड़ वो देख पाते हैं, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड में अच्छा उनका पकड़ रहता है। हाँ ये दो क्वेश्चन तो प्योरली सर उसी टाइप के थे, केस स्टडी बेस्ड एकदम। और चेयरमैन सर के भी क्वेश्चन उसी टाइप के थे। बाकी सर दो लेडीज थी बोर्ड में, तो एक ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे पूछा था, अंदर थोड़ा घुस के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं कहाँ पे। तो मैंने अपना मतलब सर सुल्तानपुर का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मूज होती है ना, मूज प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम्म। तो यहाँ का ODUPO था, उसका देख के मैंने एग्जांपल समझाया, और कुछ अपने लोकल एग्जांपल जैसे अवधी भाषा में उसको क्या बोलते हैं वो बता दिया था, कि जो बास्केट्स बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। फिर एक मैडम जो थी उन्होंने जो है पूछा था ड्रोन दीदी योजना जो चल रही है, उससे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन हुए थे कि सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, उनको लाइवलीहुड कैसे मिलेगी, या उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो मैंने वही सर बताया कि हाँ रेंट पे देंगे अगर ट्रेन किया जा रहा है। फिर क्रॉस क्वेश्चन थे कि उनकी ट्रेनिंग कौन कराता है, प्राइवेट कराएगा कि पब्लिक कराएगा। कुल मिला हम्म। के सर इसी के था। हाँ। हम्म। तो ये लगभग तो लगभग सर। कन्वर्सेशन टाइप्स का ही हो गया, मतलब इट वाज अ मोर हाँ ऑफ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो ये जो डर रहता है इंटरव्यू का बच्चों के मन में, जो शुरू में शुरू करता है वो, कि मतलब बहुत डर होगा, या आज से ही इंटरव्यू की तैयारी करा दो, बाकी प्री मेंस तो हम देख ही लेंगे, वो सब बच्चों का जो माइंडसेट रहता है उसको कुछ सजेशन देना चाहो? सर इस समय थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेयरमैन सर जो हैं वो भी थोड़ा कूल हैं, वो सब जैसे हम लोगों ने सेशन लिया था शुरू में 15-20 मिनट, शुरू में तो हाँ लेते बहुत हैं। समझाया था, और हमें लग रहा है वो काउंसलिंग जो है बोर्ड मेंबर्स को भी दी जा रही है। तो वो पहले जैसे हम मैं घुसा, तो सर ने मुझे 30 मिनट 30 सेकंड लगभग बताया कि हम लोग बात करेंगे, डरना नहीं है, हंसो मुस्कुराओ, चेहरे पे रौनक लाओ, हम बात करेंगे सिर्फ, तो योर नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन चेक्ड, वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। हम्म। तो वो एक तरह से कूल डाउन कर देते हैं, तो पूरा जो भी रहता है अंदर में एंजाइटी खत्म हो जाती है। ओके। सर बाकी बायोडेटा से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं सर फोक सॉन्ग अपने इतने तैयार करके गया था, रट हाँ, किया था। तबला वगैरह हम सोच भी रहे थे कि हाँ। कुछ नहीं सर, कजरी सु मैं फाग यू अवधि फाग कजरी ये सब याद करके गया था, कुछ पूछा ही नहीं गया था।
और सर लगभग अच्छा खासा 10 दिन मेरा गया था इसमें। 10 दिन मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा था, याद कर रहा था। नथिंग भाई वाज आस्क्ड। इस दिन में हमारे 13 साल गए हैं। तो 10 दिन इज ए स्मॉल अमाउंट फॉर दिस डे। यहाँ तक आने के पीछे हमने 12-13 साल ऐसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट ही कहते हैं, ये आगे फायदा देगा आपको, पता है कि जब हाँ मोर सर। मेच्योर ब्यूरोक्रेट सर्विसेज, देखो अब अंदर जाने के बाद यू ऑल 37 आर सेम, इससे पिछले बैच वाले आगे बैच वाले ही वही ये नंबर्स हो जाएंगे बस। बट अंदर हम्म। जाने के बाद में हु इज गोइंग टू एक्चुअली सब डिवीजन सबको तो नहीं मिलता, तो वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। तो वहाँ आपको ये जो नंबर ऑफ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है, मेच्योरिटी है, ये काम आता है। अच्छा, इसी से कंटिन्यूएशन में एक और सवाल है कि कभी तो वो फेज आया होगा जब ऐसा लगा होगा कि अब नहीं होगा। सर ऐसा मतलब कभी डाउन वाला फेज ऐसा सर कभी आया नहीं, क्योंकि घर से सपोर्ट रहा है। भले फाइनेंशियल लेवल पर मतलब ये था कि पापा के पास कि तुम पढ़ो, पढ़ना है हम कहीं से भी करेंगे। तो हम्म। वो साथ में जैसे चाचा है मेरे, चाचा ने सपोर्ट किया, भाई ये नहीं जब वो लोग हुए तो भाई लोगों ने सपोर्ट किया। इवन रिलेटिव्स भी कभी हौके मौके पैसे की जरूरत होती थी सब सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनका भरोसा था। मैं सर शुरू से ही पढ़ने में ठीक रहा हूँ भगवान की हम्म। दया से। तो सबको भरोसा था कि ये लड़का मतलब ठीक है, देर हो रही है कुछ भी हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हो रहा था जितना चाहिए था लगभग लगभग। हम्म। और जब भी फाइनेंशियल ठीक थी, पर इमोशनल सपोर्ट हमेशा रहा है सर। तो कभी मतलब डाउन, वैसा डाउन कभी फील नहीं हुआ। सर एक हम्म। चीज़ और मैं बताना चाहूंगा सर, जब सिलेबस चेंज हो रहा था ना यूपीएससी का 12 के बाद 13 में, तो बीच में गैप मिला था 3-4 महीने का। जब पता नहीं हम्म। चल रहा था कि कब होगा, कमेटी का गाइडलाइंस कब आएंगी, कब पता चलेगा सर ऑप्शनल हट रहा है कि नहीं। तो बीच में मैं सर दर्शन शास्त्र उठा के लाया था नोट्स, हम्म। और 3 महीने सर मैंने दबा के दर्शन पढ़ा था। तो थोड़ा सा वो सर बोलते हैं ना कि दर्शन वाली जो फीलिंग आ जाती है कि दुनिया मोह हाँ। माया है, ज्यादा परेशान होना नहीं है। हाँ। तो वो थोड़ा सा मॉडरेशन भी आ जाता है, थोड़ा सा उतना हाई, बहुत हाई एनर्जी, बहुत लो, ये सब जाते नहीं है, बैलेंस रहता है लगभग लगभग। हाँ। बट आजकल के बच्चों को तो 6 महीने में रिजल्ट चाहिए होता है, उसका क्या करें। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं, पेरेंट्स भी ऐसे हैं, मतलब आप स्कूल देख लो कि वो बच्चा 10th क्लास में होता है तब उसको चाहिए 99%, फिर वो कॉलेज में जाएगा तब चाहिए इतना। मतलब वो तो अभी थोड़ा फास्ट, जिंदगी थोड़ी फास्ट हो गई है, रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज में सबको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तब वो 3 4 5 सेकंड में रील बदलना है। अब आपने स्ट्रगल वाला फेज भी बहुत देखा है, अब एसडीएम भी पेपर पास हुआ है। कुछ उसके रिगार्डिंग, कुछ जो नया बच्चा आता है एकदम, मतलब मैं एकदम नया, मान लो जो 2026 6 दिसंबर को पहली बार लिखेगा, सर वो उसको कुछ बस सजेशन सजेशन ऐसा यही है कैसा सर कि मिलेगा। बच्चा पैदा होगा तो पहले उंगली पकड़ के चलना ही सीखेगा, वो सीधे दौड़ नहीं सकता है। तो हम्म। यूपीएससी ऐसी चीज है, यहाँ पे आपको जो है एक प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप हम्म। चाहो कि चैट जीपीटी से पढ़ के मैं निकाल लूंगा या उससे नोट्स बना लूंगा, बिना थ्योरेटिकल आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम्म। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये है कि अगर मेंटर बढ़िया है तो आप उलूल जुलूल फिजूल चीजें नहीं पढ़ोगे, वो कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि आप एक बढ़िया सा मेंटर खोजो, कोई भी हो, सीनियर हो, टीचर हो, जो भी हो, उसके टच में रहिए, उससे मार्गदर्शन लेते रहिए कि क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है। और नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, आंसर लिखिए, यही है तरीका मुझे जो लगता है। हम्म। मैं इसको इसको मैं बोलता हूँ बोरिंग है, बोरिंग के बाद ही सक्सेस मिलता है। वी कांट, प्रिपरेशन का फेज कोई बहुत ऐसा वाव नहीं हो सकता ना कि बहुत हम्म। बस मजा आ रहा है। मजा आता है नई चीजें जब आप सीखते हो तो, बट वो नई चीजें सीखने से पेपर पास में 15-20% का ही रोल है बस। वो तो फिर वो मेहनत ही है, मतलब वो अब आप 1 साल में कर लो, हम्म। 6 महीने में कर लो, 10 साल में कर लो, 5 साल में कर लो, बट वो मतलब उतना लेवल का स्ट्रगल तो आपको जीना ही पड़ेगा, उसी के हाँ बाद सर स्ट्रगल, कोई एक्सेप्शंस शॉर्टकट होते हैं नहीं ना, सर करने वाला। हर जगह सर मैं एक्सेप्शंस तो फिर चले जाएंगे। बीच में सर मैंने कुछ मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग्स की, जैसे मेरा जैसे भागवत गीता है, रामचरितमानस, कुछ कुछ उधर भी इंटरेस्ट था, फिर वो पढ़ने में मजा आता है मुझे। मेरे बाबा हम्म। की हिंदी बहुत अच्छी थी, तो ऐसे दोहे चौपाई हम्म। ऐसे मतलब कोई भी कंटेक्स्ट होता था तुरंत सुनाते थे। पापा भी हैं, उनका भी नॉलेज बढ़िया है उस सब में। तो इसलिए हम्म। उधर भी ओरिएंटेशन था, तो थोड़ा सर स्पिरिट हाई रहती है उससे, बहुत कुछ हम्म। लो फील नहीं होता। बाकी सर खेत वोत बहुत है। ये था कि नहीं मिलेगा कुछ, नॉलेज इतना है कहीं भी कोचिंग खोल के बैठेंगे या ट्यूशन ही पढ़ाएंगे महीने के लाख तो निकाल लेंगे हम। तो बहुत सर इतना ज्यादा लो नहीं फील किया कभी। अच्छा,
जो नए बाकी बच्चे हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। एक नया बच्चा है जिसके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और वो अगले, और ये खास तौर से बच्चियों पे बहुत वैलिड रहता है कि वो माँ जी बाप भी जी। 1-2 साल देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई नहीं हुआ तो शादी करेंगे, और फिर शादी के बाद इन लॉज की अपनी, ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर्फ इन लॉज ने सपोर्ट किया और शादी से पहले सपोर्ट नहीं हुआ। तुम्हारी बैच में 1-2 दिन में सेशन लूंगा मैं उनके साथ में ही, बच्चियों के साथ में। तो बट हम्म। ज्यादातर समाज में ऐसा रहता है कि 1-2 साल बाद में कहीं ना कहीं से गिव अप आ जाता है, वो चाहे किसी का भी आ जाए। हम्म। इन केसेस के अंदर जहाँ जहाँ फाइनेंशियल अपने को टारगेट दिख रहा है 2 साल तक, तो अगर मान लो कोई बच्चा अभी 6 दिसंबर को प्री लिखने वाला है या ये अटेम्प्ट लेने वाला है, अगर आप टाइम हम्म। लाइन्स में डिवाइड करके उसको सजेस्ट करना चाहो कि भाई पहले प्री पढ़ेगा क्या, हम्म। पहले मेंस पढ़ेगा या प्री मेंस साथ में पढ़ेगा, कब प्री में स्विच हो जाना चाहिए, और आगे मेंस क्योंकि इलेक्शन है शायद, तो अप्रैल अप्रैल के टाइप्स में एक्सपेक्टेड होगा, उससे पहले तो मुश्किल है, फरवरी टाइप्स में शायद इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर में। तो उसका अगर एक हम्म। रोड मैप अगर आप हल्का सा बच्चों को बता दो तो। सर मुझे लगता यही है कि जैसे प्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्री आइसोलेशन में ना पढ़ें, मेन साथ में लेके चलें। हाँ, लास्ट में जब हम पहुंच रहे हैं, प्री आने वाला है, तो उस समय थोड़ा सा 2-3 महीने डेडिकेटेड पढ़ाई करें। और जैसे मान लीजिए मैं सर क्या करता था, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ और मैं अगर प्रीलिम्स के पास में पढ़ रहा हूँ एकदम, कि मुझे लग रहा है कि हाँ प्री के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर मुझे पता होता था कि हाँ ये वाले टॉपिक्स मेंस रिलेटेड हैं, ये प्री में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो मैं उस पर हुँ, एम लिख के उसको सर्किल करके मैं छोड़ के निकल जाता था। अच्छा। तो ये, लेकिन अगर शुरू में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मान लीजिए मैं 8 महीने पहले पढ़ रहा हूँ प्री के, तब मैं कायदे से पढ़ूंगा, हर चीज पूरा कंटेक्स्ट में, पूरा फ्लो में पढ़ूंगा, जिससे मुझे वो स्टोरी पूरी समझ में आ जाए कि क्या कैसे है। तो एक बार स्टोरी समझ में आ जा रही, फिर प्री के पास मैं एकदम वो प्री मार्क करके मैं रखता था कि ये प्री ओरिएंटेड है, ये मेंस ओरिएंटेड है, तो मैं फिर उस हिसाब से पढ़ने लगता था। तो यही करना चाहिए बाद में। अब जैसे मान लीजिए सर अभी कोई स्टार्ट कर रहा है, इस समय अभी मार्च है और एग्जाम है दिसंबर में जाके, इस समय मेरे ख्याल से अगर कोई पेपर पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, कोई चैप्टर पहला पढ़ रहा है प्रियम्बल, तो उसके पीवाईक्यूज लगाए, प्री वाले भी मेंस वाले भी, दोनों करना चाहिए। हुँ, अगर एक बार हमारे पास सफिशिएंट बेस आ गया है, और मेंस में थोड़ा कुछ क्रॉस कनेक्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी होते हैं, कहीं पे 2-3 चैप्टर से मिल के आते हैं, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कई बार। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे कि वो प्रिलिम्बल से ही बेस्ड होंगे, सीधे सीधे सीधे। तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, एक बार अगर तैयारी हो गई ठीक ठाक तो। हुँ। जी सर। और इसी में ही कंटिन्यूएशन का एक क्वेश्चन है कि वो नॉलेज लगाना, ये मेंस का टॉपिक है, जी वो सर। कैसे लेके आए? मतलब कि यार ये मेंस का है, मतलब वो पता कैसे करें? क्योंकि वो रट तो सकता नहीं है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आता है। हाँ सर, ये तो ट्रिकी है थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद ही होगा वो। ये तो एक्सपीरियंस के उसके लिए बाद ही वही होगा, है तो प्रीलिम्स क्वेश्चन। अगर कुछ मुझे उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन तो देख अगर ले, जैसे पीवाईक्यू का यूट्यूब कुछ से पढ़। एनालिसिस कर लिया जाए। जी सर। हाँ, मतलब अब अगर मैं कंटिन्यूएशन और करूँ, आपके पास बना हुआ होगा इसका कुछ-कुछ पार्ट। अगर वो कुछ पार्ट में जो कि मेंस ओरिएंटेड है या कुछ, मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि हम बच्चों को कुछ दे पाएँ उसमें के लिए। तो मैं इस कॉल के अलावा आपसे बात करूँगा इस रिगार्डिंग, कि अगर हम वो जी उसको सर। लिस्ट मिल जाए कि ये स्पेक्ट्रम के ये 200 पन्ने हैं, इन 200 पन्नों में जी से सर। ये टॉपिक्स जो हैं वो मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं या प्री हम्म। स्पेसिफिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिस आई थिंक दिस वी कैन हेल्प किड्स सर फ्री ऑफ थोड़ा कॉस्ट सा दे दें, कुछ तो साल बचेंगे। मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे मान लीजिए सर यूपी पीसीएस का है प्रीलिम्स, तो जैसे एक टॉपिक आ रहा है कि डाउनफॉल, कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, हुँ, तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना सकता है प्रीलिम्स में, पर यूपी पीसीएस कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि हुँ, यूपीएससी के लिए दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो, कि वो 3 फैक्टर हुँ, दे दिया उसमें, 4 फैक्टर, हुँ, पर यूपी पीसीएस नहीं बनाएगा, तो हम टोटली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा फ्री में। हुँ। तो ये थोड़ा सा मतलब रैशनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी एनालिसिस के बाद ही, कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। हुँ। बट अगर ये हो जाएगा तो मुझे लग रहा है ये जो एक्स्ट्रा पढ़ता है ना बच्चा, यूजुअली वो यूपीएससी का लाइन्ड ही, टीचर भी यूपीएससी लाइन्ड रहता है, किताबें भी वैसी हैं, नोट्स भी वैसी हैं काफ़ी सारे। और जो जी सर। यूपीपीसीएस वाले जो इंस्टीट्यूट या टीचर्स हैं, वो पुराने डर्रे पे चल रहे हैं। मतलब वो अगर मैं ऐसा 1-0 में बोलूँ, पता नहीं मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो मतलब वो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने-पढ़ाने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। तो देयर हाँ इज़ अ सर। गैप। तो अगर हम वो टॉपिक्स भी आइडेंटिफ़ाई कर दें कि अच्छा ठीक है, इन पे क्वेश्चन्स के आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो जिन बच्चों के पास एटलीस्ट समय की कमी है, तो वो उस पे रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज़ प्री में फ़ायदा ये रहता है कि हमें पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आना। जी सर। हाँ वो मेरे बिल्कुल। पास फ़ायदा है कि 200 में से अगर मेरे 130-35 नंबर आ गए, तो मैं 100% ही पास हो जाऊँगा। फिर फेलियर का कोई स्कोप है ही नहीं।
हाँ सर, ये तो मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये है कि हाँ थोड़ा सा मतलब वो ये है कि कोई जो अटेम्प्ट दिया हो ठीक ठाक, तो उसके लिए इट विल बी रिलेटिवली इजियर, बजाय कि कोई फ्रेशर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाला हो, उसके लिए अभी थोड़ा तक जो दिक्कत होगा हमने ये आइडेंटिटी। 2 मीन्स देखे, हमारा एक्सपीरियंस यूपी में ठीक ठाक सा आ गया है। इस बार वाला तो और अच्छा आ गया है। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है, अब मुझे पकड़ आ गई है। पहले क्या था कि मुझे पकड़ नहीं था, तो आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन माई टीम ऑल्सो, और बाकी सब में वो रह ही जाता है फिर पकड़। आप जिस पर्सपेक्टिव से देखते हो किसी एग्जाम को और आपके साथ वाले देखते हैं, उसमें थोड़ा गैप आ जाता है। अब मैं प्रीलिम्स, यूपी का प्रीलिम्स वाले पार्ट में मैं सोच रहा था कि उसमें कैसे पकड़ लेके आई जाए। मैं इस कॉल के अलग से आपसे कॉल करता हूँ। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन जी बेसिस सर। कि अब एसडीएम बनोगे, ट्रेनिंग होगी, ज्वाइनिंग होगा, तो वो ऐसा कुछ सोचा था क्या कि फर्स्ट डे जब ऑफिस में जाऊंगा तो इस चीज पे काम करूंगा, कि मतलब ये वो काम है जिस चीज में मैं काम करना चाहता हूँ? सर मेरा तो जो लगाव है जैसे टीचिंग के प्रति है, तो मैं एजुकेशन में ही, मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वहीं से है। अगर वो चीज़ सुधर जाए तो सब चीज़ सुधरेगा, क्योंकि एथिक्स और मोरालिटी वहीं से निकलेगी, एटीट्यूड चेंज वहीं से होगा। तो मेरा तो फोकस वहाँ पे रहेगा सर, सबसे इम्पोर्टेंट। और सर टीचिंग थोड़ा बहुत करता भी हूँ, अपना खुद का थोड़ा सा स्कूल भी है छोटा सा, पापा टीचर हैं, वो हम्म। पूरा माहौल ही उधर वाला है, एजुकेशन वाला। तो सर उधर से शुरुआत करूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। वैसे भी अगर हमें लॉन्ग टर्म में अगर किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करना है, तो मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। जी सर। ठीक है, अभी अगर अगर हल्का सा पीछे जाके देखे और देखे यूपीएससी में नहीं हुआ था तो 2 दिन में जो जिंदगी बदली है, अब वो थोड़े घाव थोड़े कम हुए हैं, अभी लग रहा है वो क्या ठीक है यार, अब बढ़िया है, अब यूपी यूपी में काम करेंगे। ऐसा हो पाया बढ़िया है कि सर। नहीं हो पाया? नहीं नहीं सर, आई एम सेटिस्फाइड, वैसा कुछ मतलब वो नहीं है कसक, लोग याद ना दिलाएं बीच में कभी कभी तो ठीक है सर, आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। बाकी सर लोग तो बाहर नीचे बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग आ जा रहे हैं, दे आर हाँ, मोर देन हैप्पी। बट वो आपने जैसा बताया, यूजुअली फैमिलीज में सपोर्ट इमीडिएट फैमिली में मिल जाता है। उसके बाहर जब नंबर ऑफ ईयर ज्यादा होते हैं तो सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, अरे यार पता नहीं क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है। मैं तो ये कहूँगा डिटैचमेंट, मत जाइए किसी के पास, अलग रहिए सर। मैं कहीं नहीं जाता, मतलब कुछ गिने चुने बहुत खास दोस्त हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, और रिलेटिव्स में तो लगभग बंद है सर, पिछले 10-15 साल से मैं कहीं नहीं जाता, सबको पता है मैं नहीं आऊँगा। तो उतना हम्म। हार्ड बनना पड़ेगा, या मतलब वही लोग के यहाँ जाऊँगा जो एकदम खास हैं, और जाऊँगा अटेंड करूँगा, जहाँ भी जाना है मंच पे जाऊँगा, शादी है तो आशीष या जो भी है दूल्हे से मिलूंगा, वापस बैक। गाँव में सर आता हूँ मैं, अक्टूबर से रह रहा हूँ यहाँ कंटिन्यूअसली गाँव में, हम्म। और मैं सर किसी से नहीं मिला हूँ अभी तक। मतलब इसलिए नहीं कि कोई वो है, बट वही सर, फोकस शिफ्ट प्लस मोटिवेशन जो भी चीज़ है। हम्म। तो अपने रूम में ही थोड़ा सा कैंप, बाहर निकलूंगा, पीछे थोड़ा सा स्पोर्ट्स है, खेत है, अगल बगल जाऊंगा, टहल के वापस फिर अपने घर में। तो वो डिटैचमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो हैं कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, तो दूर रहिए, सुनिए मत उनकी। कोई हवा में कहीं बोले दूर में, तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, तो हम पे असर नहीं पड़ेगा। हम्म। जी सर। बढ़िया है, गुड। अब इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदल दोगे, अंदर जाओगे तो आप लोगों की सुननी पड़ेगी, मतलब ग्रीवियंसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। दूर से भी आवाज आएगी तो पता चलेगा अरे यार क्या गड़बड़ हो गया है। हाँ बट तो सर वो नाइस, तो वेरी पब्लिक नाइस। लाइफ में घुस जाएंगे तो देखना पड़ेगा। अभी तक तो पढ़ाई में तो सर मुझे लगता है यही करना चाहिए लोगों को। बाकी गर्ल्स के लिए सर वो तो मुझे पता है दिक्कत है, तो पेरेंट्स से यही है अनुरोध, जो भी लोग अगर ये वीडियो देखेंगे आगे चल के, कि सपोर्ट करें गर्ल्स को, जरूरी है, हम्म। सपोर्ट सिस्टम बने उनके लिए। हम्म। जी सर। हम्म। ठीक है भाई, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे पता है घर के बाहर बहुत सारी भीड़ होगी, तूने टाइम निकाला इसके लिए। 15-20 दिन बाद जी आप सर। रिलेटिवली फ्री हो जाओगे। बट अभी के लिए तो मुझे जी पता सर। है कि एक बार रिजल्ट आता है तो लाइफ चेंज होती है, बड़ा मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। बट ठीक है, थैंक यू सो मच यार, है ना। सो मैं थैंक यू आपसे सर, आपका भी। नॉर्मल व्हाट्सएप से बात करता हूँ इसके लिए। ठीक है जी बेटा, सर। खुश रहो यार। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। जी ओके सर। बाय।